हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक करने वाले हैं ऑफ आवर थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये टॉपिक है कोरोजन। इसी के अंदर हम एलॉयज के बारे में भी पढ़ेंगे। अब ये जो कोरोजन टॉपिक है ना, ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ से रिलेटेड जो ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स होते हैं वहां पर हमने इसको देखा था, है ना। कोरोजन और रैंसिडिटी, ये दोनों टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में कोरोजन को देखेंगे। तो कोरोजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी अगर मेटल है उसकी जितनी भी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं वो खराब हो जाती हैं बाय द एक्शन ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन, वाटर या फिर अलग अलग टाइप की गैसेस हो सकती हैं, एसिड, मॉइस्चर, इन सब की वजह से जब अटैक होता है किस पे? मेटल पे, तो मेटल की जो भी यूजफुल प्रॉपर्टीज है ना वो खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। सो कोरोजन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू एन अनडिजायरेबल फॉर्म, यानी कि फिर वो डिजायरेबल है ही नहीं, हमारे किसी काम का है ही नहीं, बाय एक्शन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एयर, वाटर, एसिड, मॉइस्चर एटसेट्रा। इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। इट लीड्स टू रिडक्शन इन देयर थिकनेस, बहुत ही थिन से हो जाते हैं, वो खराब से हो जाते हैं, और जो भी अच्छी यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि मेलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, ये सब खत्म हो जाती हैं। जो नोबल मेटल्स होते हैं ना उनमें कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि जो नोबल मेटल्स हैं जैसे कि हमारे पास गोल्ड है, प्लैटिनम है, ठीक है, ये सब क्या है? नॉन रिएक्टिव हैं, इनर्ट हैं, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं आउटसाइड एटमॉस्फेयर से या फिर एनवायरनमेंट से। तो ऑक्सीजन, एयर, वाटर, इनकी रिएक्शन ही नहीं होगी तो ये अटैक ही नहीं कर पाएंगे इस पे, है ना। तो ये ऑब्वियसली इनमें कोरोजन नहीं होगा, ये नॉन रिएक्टिव रहेंगे, इनर्ट रहेंगे, ठीक है। सिल्वर भी वैसे तो नोबल मेटल्स में आता है, बट स्टिल इसमें कई बार कोरोजन हो जाता है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में नहीं लेते हैं। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कोई भी मेटल्स बता दो जिनमें कोरोजन नहीं होगा, तो आप सिल्वर का नाम नहीं लिखोगे, आप वहां पर गोल्ड या फिर प्लैटिनम ही मेंशन करोगे, ठीक है। अब देखो कोरोजन के एग्जाम्पल्स, सबसे पहले हमने रस्टिंग तो पहले ही पढ़ रखा है ऑलरेडी। रस्टिंग जो टर्म है वो स्पेसिफिकली सिर्फ किसके लिए आता है? आयरन के लिए। बहुत बच्चे सोचते हैं कि मेटल के खराब होने को रस्टिंग कहते हैं, नहीं, रस्टिंग कोरोजन का एक पार्ट है, एक टाइप है, और ये रस्टिंग टर्म जो हम यूज करते हैं ये स्पेसिफिकली सिर्फ आयरन के लिए ही आता है। आयरन रस्ट में बदल जाता है। देखो ये हमारे पास आयरन की एक चेन है, अब इसमें पानी आता गया, इतने पोर्शन में आता गया, बार बार ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है ये, ठीक है, तो एयर एंड वाटर दोनों के कांटेक्ट में है, तो इसमें जंग लग गया, रस्टिंग हो गई, रस्ट लग गया। तो रस्ट क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। यानी कि रस्टिंग होने के लिए एयर और वाटर दोनों की ही प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन हमने देख लिया। फिर ब्लैक कलर की कोटिंग लग जाती है सिल्वर में, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक इमेजेस हमने लिए होंगे, यस बिल्कुल लिए हैं। ये हमारे पास सिल्वर की स्पून है, देखो ये तो सब अच्छी हैं, बट इसमें क्या हो गया? इसमें कोरोजन हो गया, तो इसमें ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई। किसकी है ये ब्लैक कलर की कोटिंग? तो सिल्वर सल्फाइड की है, ठीक है। और ये सिल्वर सल्फाइड की लेयर क्यों फॉर्म होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रिएक्शन की वजह से। ये जो सिल्वर है ना Ag, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो जाती है? सिल्वर सल्फाइड के साथ। इसकी वजह से ही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ, इसकी वजह से हमारे पास सिल्वर सल्फाइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है इसकी रॉटन एग स्मेल होती है, तो ये हमने देख लिया। फिर थर्ड एग्जाम्पल है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर पे ग्रीन कलर की एक कोटिंग लग जाती है, जैसे कि ये है, देखो यहाँ पर ब्लूइश ग्रीन कलर की ये कोटिंग आ गई है, इसको हम कॉपर का कोरोजन कहते हैं। और ये जो सिल्वर के लिए प्रोसेस हो रहा है ना, इसको हम जनरली टार्निशिंग भी कह देते हैं। जैसे आयरन के लिए हम क्या कह रहे हैं? रस्टिंग, वैसे ही सिल्वर के लिए कई बार इसको टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी कह देते हैं। और ये है कॉपर का कोरोजन। ये जो कॉपर का कोरोजन हो रहा है तो इसमें जो लेयर बन रही है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका नाम क्या है? सो बेसिक कॉपर कार्बोनेट उसका नाम है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? CuOH होल ट्वाइस एंड .CuCO3। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक जो टर्म आया है आपको पता है, बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है। सो बेसिक टर्म आया है, सो कॉपर हाइड्रोक्साइड। कार्बोनेट है तो ऑब्वियसली कॉपर कार्बोनेट तो आएगा ही, ठीक है। ये तीनों के फॉर्मूलाज और नेम आपको याद रखने हैं।
रस्ट का फॉर्मूला अगर पूछा जाए सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्टिंग के लिए दोनों की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है, एयर एज वेल एज वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, सिर्फ अगर आपसे कोई कहे कि क्या फेरिक ऑक्साइड रस्ट होता है तो नहीं, सिर्फ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 हो जाएगा और ये रस्ट नहीं होता है। रस्ट के लिए पानी की प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर की अगर हम बात करें, उसमें ब्लूइश ग्रीन या फिर ब्लू कलर या फिर ग्रीन कलर की जो लेयर आ रही है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट की है, ठीक है। तो डन, समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन पे आ जाते हैं कि अगर कोरोजन, हमने अभी देखा कि इतना बुरा प्रोसेस है, जो भी यूजफुल प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जा रही हैं। तो अगर मुझे कोरोजन को प्रिवेंट कराना है कि कोई मेरे पास मेटल है उसमें कोरोजन हो ही ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले पेंटिंग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, इन सब से होगा क्या कि जो कॉन्टैक्ट है ना मेटल का विद द आउटसाइड एटमॉस्फेयर वो कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट ही अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना। जो एयर है, वाटर है, मॉइस्चर है, वो मेटल के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे। रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो कोरोजन तो होगा ही नहीं। तो हम पेंटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर से भी हम कॉन्टैक्ट कट ऑफ कर रहे हैं। ग्रीजिंग या ऑयलिंग से भी वही हो रहा है, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स को जिंक की लेयर से कोट कर देते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है, जिंक ऊपर आता है, आयरन नीचे, which means जिंक क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। नाउ बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो अगर कोई भी आयरन आर्टिकल मैं लूं, इसके बाहर से मैं क्या कर दूं? इसके बाहर से मैं जिंक की कोटिंग लगा दूं, तो क्या आयरन का आर्टिकल रिएक्ट करेगा? नहीं ना, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। सो जिंक रिएक्ट करता है आउटसाइड एटमॉस्फेयर से, और जिंक जब रिएक्ट करता है ना ऑक्सीजन के साथ, तो जिंक ऑक्साइड की लेयर बना देता है। और ये जो लेयर है ना, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ये लेयर एक्ट करती है, एंड हेंस जो हमारे पास आयरन आर्टिकल है वो कोरोजन से प्रोटेक्ट हो जाता है, बच जाता है। समझ में आया? तो ये हमारे पास गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें आयरन के आर्टिकल के बाहर से हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। फिर एलॉइंग। अब ये एलॉय क्या होता है? सो एलॉय हमारे पास एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, दो या उससे ज्यादा मेटल्स का, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का, ठीक है। तो एलॉय में क्या है? या तो हमने मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, तीन मेटल्स या कोई भी दो मेटल्स आपस में ले रखे हैं, ठीक है, या फिर एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, इनको हमने आपस में मिक्स कर रखा है, इसको हम एलॉय कहते हैं। और ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस का मतलब होता है कि जब ये आपस में मिले हैं तो हम देख के बता नहीं सकते हैं कि इसमें एक्चुअल में दो मेटल्स हैं, यूनिफॉर्मिटी रहती है वहां पर, ठीक है। सो मिक्सिंग द मेटल विद अनदर मेटल और नॉन मेटल, इसको हम एलॉइंग कहते हैं। When iron is alloyed with chromium and nickel, आयरन, क्रोमियम, निकल, इन तीनों का अगर एलॉय बनाते हैं उसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं, ठीक है। अगर आयरन के साथ हम कार्बन लेते हैं तो उसको हम सिर्फ स्टील कहते हैं। और ये जो स्टील और स्टेनलेस स्टील है, इनमें कभी रस्टिंग होती ही नहीं है, इवन दो इन सब में क्या है? आयरन है ना। बट आयरन के साथ हमने कोई दूसरा मेटल ब्लेंड कर दिया है या दूसरा नॉन मेटल ब्लेंड कर दिया है, तो फिर रस्टिंग नहीं हो पा रही है, कोरोजन नहीं हो पा रहा है, एंड हेंस वो जो मेटल है वो रस्टिंग से या फिर कोरोजन से प्रिवेंट हो जा रहा है, प्रोटेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये है गैल्वेनाइजेशन। इसमें जो भी आयरन आर्टिकल है बाहर से हमने उसके जिंक की लेयर लगा दी है। और ये हमारे पास एक एलॉय है। ये कौन सा एलॉय है? इसको हम ब्रास कहते हैं, ठीक है। और ब्रास जो एलॉय होता है, हिंदी में इसको पीतल बोलते हैं, घरों में यूज होता है। और ये जो पीतल है इसमें हम कॉपर और जिंक लेते हैं, ठीक है, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। और जो तांबा है ना वो कॉपर होता है, कॉपर को ही हम हिंदी में तांबा बोलते हैं। अब देखो एक ये एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ले ली हैं, ठीक है, और ऊपर से हमने कॉर्क फिट कर दिए हैं। उससे पहले यहाँ पर देखो ए वाली टेस्ट ट्यूब में मैंने एयर भी ले रखी है और यहाँ पर वाटर भी है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हुआ? पानी है, एयर भी है, बट यहाँ पर मैंने ऑयल लगा दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने ऑयल लगा दिया है सो दैट ये जो एयर है ये पानी के कांटेक्ट में या फिर ये आयरन नेल्स के कांटेक्ट में ना आ पाए। और यहाँ पर मैंने क्या करा? यहाँ पर मैंने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया है। ये कैल्शियम क्लोराइड का क्या काम है ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। जितना भी मॉइस्चर होता है ना ये उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, विच मीन्स यहाँ पर पानी जरा सा भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एयर है। यहाँ पर देखो
एयर है, वाटर भी है, बट वो एयर कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, विच मीन्स आयरन नेल जो है सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में है, बट यहाँ पर जो आयरन नेल्स हैं वो एयर और वाटर दोनों के कांटेक्ट में है। अब कुछ टाइम के लिए हम इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हमें देखने को मिलेगा जो रस्टिंग हुई वो सिर्फ इसमें हुई, ए टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि यहाँ पर एयर और वाटर दोनों ही प्रेजेंट थे, विच मीन्स इस एक्टिविटी से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि रस्टिंग के लिए एयर और वाटर दोनों की ही प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर एयर नहीं थी तो रस्टिंग नहीं हुई, इवन दो वाटर प्रेजेंट है। यहाँ पर एयर थी बट वाटर प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए यहाँ पर भी रस्टिंग नहीं हुई। तो रस्टिंग के लिए हमें समझ में आ गया कि एयर और वाटर दोनों की ही प्रेजेंस क्या होती है, कंपल्सरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो अब एलॉयज को हम अच्छे से देख लेते हैं डिटेल में, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एलॉय क्या होता है, डेफिनेशन बता दी थी, होमोजेनस कॉम्बिनेशन या फिर मिक्सचर होता है दो या उससे ज्यादा मेटल्स का, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का। ठीक है, प्रिपेयर कैसे होता है एलॉय, एलॉय अगर हमें बनाना है तो क्या बस मिक्स कर दिया बन गया, कुछ प्रोसीजर होगा। तो क्या है वो प्रोसीजर, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मेल्ट करते हैं मेन मेटल को, प्राइमरी मेटल यानी कि जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज हम ले रहे हैं। जैसे अगर हम स्टील की बात करें तो उसमें प्राइमरी मेटल क्या होगा, आयरन। ठीक है, तो हम इसको मेल्ट करते हैं, उसके बाद इसी में हम डिसॉल्व कर देते हैं बाकी एलिमेंट्स। यानी कि जैसे मुझे अगर स्टील की हम बात कर रहे हैं तो इसमें मुझे कार्बन ऐड करना है, तो हम कार्बन को इसमें डिसॉल्व करा दे रहे हैं डेफिनेट प्रोपोर्शंस में, जितना रेशियो हम लेते हैं, जितनी परसेंटेज हम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये उसके साथ ब्लेंड हो जाता है, ये सब कब कर रहे हैं हम, देखो हम मेल्ट कर रहे हैं, विच मीन्स हम हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं। तो हाई टेम्परेचर पे जो कार्बन है वो आयरन के साथ ब्लेंड हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने कूल डाउन करा सो दैट वो प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मिटी के साथ ही सेटल डाउन हो जाए। समझ में आया? सो दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर एनी एलॉय। एलॉय एक काफी अच्छा मेथड होता है टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल। ठीक है, आयरन जो है देखो वो कभी भी प्योर स्टेट में आप यूज ही नहीं कर सकते हो। क्यों यूज नहीं कर सकते हो? क्योंकि जब ये हॉट होता है, गर्म होता है, ये बहुत इजीली स्ट्रेच कर जाता है एंड इवन इसमें रस्टिंग भी होती है, तो कुछ टाइम बाद ये खराब हो जाता है आयरन, कुछ टाइम बाद हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो आयरन की प्रॉपर्टीज को हम क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, जब इसमें हम बहुत ही कम अमाउंट कार्बन का डाल रहे हैं, 0.005% हम सिर्फ इतना सा कार्बन डाल रहे हैं और स्टील तैयार हो जा रहा है जो कि बहुत ही हार्ड और स्ट्रांग होता है और इसमें रस्टिंग बिल्कुल नहीं होती है। सिमिलरली जब आयरन को हम मिक्स करते हैं निकेल और क्रोमियम के साथ तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है, इसमें भी बिल्कुल जंग नहीं लगता है, रस्टिंग नहीं होती है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। प्योर गोल्ड, देखो प्योर गोल्ड जो है ना वो 24 कैरेट गोल्ड होता है। जनरली जो ज्वेलरी है वो 24 कैरेट गोल्ड में नहीं बनाई जाती है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट है तो यार ज्वेलरी ऑब्वियसली थोड़ी स्ट्रांग तो होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना कि गिर गई तो बस टूट गई, ऐसी नहीं होनी चाहिए ना, स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज है कि जनरली 24 कैरेट गोल्ड में ज्वेलरी नहीं बनाई जाती है। हम जो एक्चुअल में यूज करते हैं या फिर हम कहें कि मार्केट में जो यूज होता है वो है 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है 24 में से 22 पार्ट्स गोल्ड के होते हैं और ये जो दो पार्ट्स हैं इनमें हम या तो कॉपर लेते हैं या फिर एजी यानी कि हम यहाँ पर सिल्वर लेते हैं। ठीक है, तो विच मीन्स एलॉय है ये जो 22 कैरेट गोल्ड है, ये भी क्या है, एक तरह की एलॉय है जिसमें हमने गोल्ड के साथ कॉपर या फिर सिल्वर लिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो इफ वन ऑफ द मेटल्स इज मरकरी, मरकरी का अगर कोई भी एलॉय है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम अमलगम कहते हैं। विच मीन्स कहीं पर भी अगर आपको अमलगम टर्म दिख रहा है तो समझ जाओ कि ये मरकरी का ही एलॉय होगा। उसके बाद लास्ट क्या है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ अ प्योर मेटल। ये कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है एमसीक्यू के फॉर्मेट में, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और जो मेल्टिंग पॉइंट है एलॉय का वो हमेशा प्योर मेटल से कम ही आता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो कुछ एलॉयज हैं जो पूछे जाते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, हमको ये लर्न करने हैं। ठीक है, तो स्टील अभी हमने देखा था, आयरन और इसके साथ साथ कार्बन, स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम एंड निकल। ठीक है, अमलगम अगर है तो विच मीन्स वो मरकरी का ही एलॉय होगा। ब्रास अभी दिखाया था, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर और टिन, टिन को हम एसएन लिखते हैं। ठीक है, सोल्डर क्या है, लेड और टिन का यानी कि पीबी और एसएन का। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है क्योंकि बच्चे इसी को लर्न नहीं
नहीं करके जाते हैं तो ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ जाता है, तो लर्न कर लो। लेड और टिन का एलॉय कहलाता है सोल्डर, ठीक है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो इजीली पिघल जाता है ये, ठीक है। तो इसको हम वेल्डिंग यानी कि जोड़ने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स को। तो ये हमारे पास सोल्डर है, ये हमने देख लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर आयरन पिलर, आई होप बहुत सारे बच्चे गए होंगे कुतुब मीनार, ठीक है, मैं भी रिसेंटली ही गई थी, तो वहां पर आयरन पिलर है। ये जो आयरन पिलर है ना, इसमें जंग नहीं लगा है अभी तक, रस्टिंग इसमें नहीं हुई है। तो पुराने ज़माने में ऐसी कोई टेक्निक, ऐसा कोई मेथड इस्तेमाल करा गया था जिसकी हेल्प से जो आयरन है ना उसमें अभी तक रस्ट नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है। अब ये क्या है एग्जैक्टली ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, बट इसके लिए रिसर्च जारी है। बहुत सारे लोग आउटसाइड इंडिया से भी आते रहते हैं चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करी थी एंशिएंट इंडिया के लोगों ने कि अभी तक यहाँ पर जंग नहीं लगा है, ठीक है। तो ये थोड़ा हमारे पास वंडर है कि एग्जैक्टली इसमें जंग क्यों नहीं लगा है, रस्टिंग क्यों नहीं हुई है। तो अब चलो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। मेटल ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स, ठीक है। तो जिंक को हीट कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इस तरीके से रिएक्शन होगी। इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। देखो जिंक की रिएक्शन अगर जिंक ऑक्साइड के साथ कराओगे तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं ना, दोनों तो सेम मेटल्स हैं, तो यहाँ तो नहीं होगा। फिर मैग्नीशियम, अब देखो कौवे ने कहा मोगली, मैग्नीशियम कहाँ आता है? ऊपर। अब जिंदगी, जिंदगी Zn नीचे आता है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये डिस्प्लेस कर देगा, तो यस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव होता है तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पर देखो अभी हमने कहा जिंक का क्या है हमारे पास, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं लेस रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम खुद को तो डिस्प्लेस करेगा नहीं, कॉपर लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, नहीं कर पाएगा। जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। मैग्नीशियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और कॉपर खुद को तो डिस्प्लेस करेगा नहीं, विच मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे 3 जगहों पर दिख रही है, 1, 2 and 3, which means displacement reactions will occur in 3 cases: when magnesium is reacted with zinc oxide, then when zinc is reacted with copper oxide, and when magnesium is reacted with copper oxide, ठीक है, ये 3 cases में हो जाएगी। Which metals do not corrode easily, अभी बताया था Au यानी कि गोल्ड और Pt यानी कि प्लैटिनम। आखिरी क्वेश्चन, एलॉयज क्या होते हैं? अब ये होमवर्क है यार, अभी बताया था एलॉयज क्या होते हैं, तो आप लोगों को इसका आंसर मुझे डेफिनेटली अपनी लैंग्वेज में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो जितने क्वेश्चंस थे सारे कर लिए, प्रॉपर जो टॉपिक है अच्छे से मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। फिर भी कोई डाउट होता है सो डेफिनेटली यार कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यार ये जो सीरीज है इसको शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखते रहना। बाय बाय।